रेत की मछली भाग 5। ओस के नन्हे नन्हे मोती घास पर गुथे हुए हैं, जैसे रजत चूर्ण बिखेर दिया गया हो। कितना अच्छा लगता है नंगे पांव इन मोतियों पर चलना। लेकिन शीतल मोतियों पर पांव पड़ते हैं और फिर सहसा ऐसे लगता है जैसे वह नन्ही नन्ही घास एक अछोर जंगल में बदल गई हो और मैं उसमें खो गई हूँ। एकाकीपन के भय से मैं कांपी जाती हूँ और ऐसा लगता है जैसे वह वन्य पशु मेरे पीछे आ रहा है। शोभन, मैं आतंकित होकर इन्हें आवाज़ देती हूँ। क्या बात है कुंतल? शोभन ने आतुर हो के पूछा। मेरी चेतना सहसा लौट आई थी। एक क्षण की उस मूर्छा के कारण ठंडा पसीना चेहरे पर उभर आया था। शोभन ने बहुत प्यार से पसीना पोंछा और कहा, पगली, आतंक से तो लड़ा जाता है, न कि उसे बसाए रहा जाता है। आओ उठो, देखो धूप निकल आई है। कल जो पौधे तुमने फुलबगिया में लगाए थे वे रात भर की ओस से हरे हो आए हैं। स्नेह स्पर्श ने आतंक के बादल काट दिए। न जाने कितनी तरह के पौधे शोभन ने सहेज रखे थे। वह नन्ही सी फुलबगिया रंगों का एक उपवन थी। बेला, चमेली, सोन जूही, पनसुतिया और जाने कितने पौधे। सहसा शोभन चौंके और संकुचित हो उठे। धीरे से बोले, अरे बहुत गड़बड़ हो गया, कोई आ न जाए, मुझे तो ध्यान ही न रहा। एक क्षण के लिए मैं समझ न पाई कि बात क्या है, और फिर जैसे ही बात समझ आई, एक लज्जा भरी पुलक मेरे रोम रोम में दौड़ गई। शोभन की सफ़ेद कमीज पर बाईं ओर सीने पर सिंदूर का एक दाग था। रक्ताभ होकर शोभन मुस्कुराए और बोले, रहने भी दो, मैं नहीं बदलता कमीज़। कोई देख भी लेगा तो क्या होगा। मेरे रोम रोम में पुलक भर गई थी और चेहरे पर जैसे गुलाल पुत गया था। एक नन्ही गौरैया चमेली की लतर से एक पतली शाखा को तोड़ने का प्रयत्न कर रही थी। शोभन ने चाहा कि उसे उड़ा दें, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। उसे जाने दो शोभन, वह भी तो अपना नन्हा सा घर बनाएगी। छोटे से औजार से शोभन फुलबगिया के पौधों की मिट्टी नरम करने लगे। मैं गुलदस्ते के लिए कुछ फूल और टहनियाँ चुन लेना चाहती थी। तभी मेरी उंगली में कुछ चुभ गया। सुगंधित फूलों के बीच वहाँ एक गंदी झाड़ी सी उग आई थी। उस झाड़ी में फूलों की बजाय कांटे ज़्यादा थे। शोभन, तुमने लगाया है यह पौधा? कितने ज़ोर से कांटे चुभ गए इसके। देखो आकर इधर। मैंने उन्हें पुकारा। वे उत्सुक होकर इधर आए और झाड़ी को देखकर बोले, नहीं, ये तो अपने आप उगाई है। तो इसे उखाड़ फेंको शोभन। देखो इसका कांटा कितनी ज़ोर से मेरी उंगली में चुभ गया है। शोभन ने मेरी उंगली अपनी उंगलियों में ले ली। उंगली के सिरे पर रक्त की हल्की सी बूंद चमक रही थी। शोभन ने उंगली को चूम लिया। इस जंगली लतर को उखाड़ कर फेंक दो शोभन, इसने उगते ही हाथ बींध कर रख दिया। शोभन ने मिट्टी नरम करने वाला औजार उस जंगली पौधे की ओर बढ़ाया, फिर सहसा रुक गए। मैंने पूछा, क्यों? तुम क्यों रुक गए शोभन? कुछ नहीं कुंतल, यह पौधा अवांछित तो है, पर मैं सोचता हूँ। क्या सोचते हो शोभन? पहले इसे उखाड़ दो। शोभन ने उस पौधे को निर्ममता से उखाड़कर दूर फेंक दिया। मैंने उन्हें टोक कर पूछा, तुम उसे उखाड़ने में संकोच क्यों कर रहे थे? बात यह है कुंतल, एक क्षण के लिए मैंने सोचा, वह भी प्रकृति की एक देन है। घर के अंदर अपरिचित गौरैया आ बैठती है तो हम उसे मार तो नहीं देते। मानवीय तर्क से मैं निरुत्तर हो गई, किंतु भावनाएं कह रही थी कि यह सब कुछ अप्रिय था। बल्कि मुझे लग रहा था कि उस जंगली पौधे का वहाँ उगना और उसके कांटे चुभ जाना एक मनहूस घटना थी। शोभन ने कई लतरें बारजे से डोरी लटकाकर बांध दी। लतरें
उन डोरियों के सहारे बारजे तक चढ़ जाएंगी और उनके लाल सफ़ेद फूल नीले कमरे में झांक झांक कर सुगंध की मुट्ठियाँ बांध बांध कर फेंकेंगे। पूरे 2 घंटे उस फूल बगिया में बीते। पौधों के पीले पत्ते साफ करके मिट्टी मुलायम की गई और हम दोनों ने मिलकर पौधों को सींचा। शोभन को अब तैयार होना था विश्वविद्यालय जाने के लिए। उत्साह के साथ चुनकर उनके कपड़े निकाले, सावधानी से उनके बटन वगैरह देखे और उनके नहाने का गर्म पानी रख दिया। मेरे हाथ से तौलिया लेकर वे बाथरूम की ओर मुड़े, फिर रुक गए। शरारत भरे स्वर में बोले, कुंतल ज़रा इधर आना। जैसे ही मैं उनके निकट गई, उन्होंने तौलिया का फंदा मेरे ऊपर डालकर अपनी ओर खींच लिया। मैंने सहम कर कहा, छोड़िए ना, कोई देख लेगा। सहसा द्वार पर आवाज़ आई, शोभन दा, शोभन दा। शोभन ने चौंक कर तौलिया अलग कर लिया और 2 कदम पीछे हट गए। वह मीनल थी। अंदर आते आते सहसा लजा कर बाहर चली गई। शोभन ने अचकचा कर उसे पुकारा। मीनल अंदर आई। उसके हाथ में कुछ किताबें थीं। उसने हिचकते हुए कहा, नहीं भैया, मैं यूं ही आ गई, कोई काम नहीं था। वाह, यह भी कोई बात होती है। तुम अपनी भाभी से बात करो, मैं नहाए लेता हूँ। लेकिन मैंने सोचा आप चले न गए हों। अभी से कैसे चला जाता, क्लास तो देर से होती है। खैर तू बैठ, फिर साथ साथ चलेंगे। शोभन बाथरूम गए ही थे कि माँ जी आ गईं। मैंने लजाकर आंचल सिर पर खींच लिया। माँ ने ध्यान से मेरे माथे की ओर देखा और मुस्कुराईं। उनकी आंखों में स्नेह का सागर उमड़ आया। वे बोली, बहू तू कपड़ा तो बदल ले। मीनल भी क्या सोचेगी कि माँ अपनी बहू का ध्यान नहीं रखती। मैं कपड़े बदलने ऊपर चली आई। तन मन में मान भरा हुआ था। पशु का आतंक धुल चुका था और सुख संतोष का सरोवर भर गया था। कामिनी के फूलों की सुगंध नीले कमरे में अभी भरी हुई थी। पलंग के पास की नन्ही मेज पर मखमली जिल्द वाली किताब आधी खुली हुई उल्टी रखी थी। पलंग के पास आई तो एक क्षण के लिए कामिनी की गंध में खो गई। पलंग पर बिछी हुई आसमानी चादर मन के आलोड़न की तरह लहरों से भर गई थी। सहज प्रतिक्रियावश हाथ आगे बढ़े कि उन लहरों को समतल कर दिया जाए, पर रुक गए। चादर पर कामिनी के फूल जहाँ तहाँ बिखरे थे। उनकी उज्ज्वलता धुंधली पड़ गई थी और पंखुड़ियों की कोरों पर पीला कत्थई रंग चढ़ गया था। फूल बटोर कर अंजलि में भर लिए। अंतस में रेशमी गुदगुदी सी भर गई। फूल एक लघु कथा के ऐसे अक्षर थे जिनका उपयोग हो चुका था। उन्हें कामनाओं के जिस आवेग ने मसला था, उसकी कथा उन फूलों में अभी उनकी गंध की तरह शेष थी। फूल फेंके नहीं गए। उन्हें सावधानी से नन्ही सी मेज पर रख दिया, जहाँ वह मखमल से मढ़ी किताब आधी खुली पड़ी हुई थी। माथे पर उसने होठों की गुलाबी आग का स्पर्श किया। वह गुलाबी स्पर्श नसों को गुदगुदा गया। मैं क्षण भर को अपने आप को भूल गई। मेरे रेशमी परिधान को गुदगुदाते हुए स्पर्श, वक्ष में समाती हुई अलभ्य गरमाई और उसका जादू मुझ पर छा गया। अंग अंग में सुबह की शबनम भरने लगी। उनके माथे पर उतर आए बालों में उलझी हुई उंगलियां। खुले पृष्ठ के ये शब्द मैंने अपने आंचल में समेट लिए। सहसा मुझे याद आया कि मुझे कपड़े बदलने हैं। भावुकता के लोक से यथार्थ की ओर लौटकर मैंने जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को उलट पलट कर देखा। नीले रंग की ही एक साड़ी निकालकर पहने हुए कपड़े बदलने लगी। साड़ी उतार कर पलंग पर किसी वृक्ष से छूटी हुई लता की तरह रखने के बाद मैंने सहम कर लज्जावश आसपास देखा। वहाँ कोई नहीं था। बालकनी के दरवाजे के बाहर फैली जूही की लता का एक नन्हा अंकुर जैसे शरारत से अंदर की ओर झांक रहा था। मेरे ठीक सामने उर्सी हुई चादर वाले पलंग के उस पार
नन्ही सी ड्रेसिंग टेबल का दर्पण मुझे घूर रहा था। संकोच की एक लहर मेरी शिराओं में दौड़ गई। अंदर की ओर से दरवाजे पर लगा हुआ पर्दा चुपचाप स्थिर प्रहरी जैसा निस्संग लग रहा था। दूसरी साड़ी की तह मैंने सावधानी से खोली और उसका आंचल कंधे पर ले लिया। एक बार मन में आया कि दर्पण के सामने से हट जाऊं। दर्पण पराया न होकर भी जैसे मेरे एकांत का साक्षी था। कंधे पर पड़े आंचल के नीचे जो कुछ अनावृत हुआ, उसकी स्निग्धा धवलता में नन्हे नन्हे 2 नील स्मृति चिन्ह किसी शरारत की तरह मुझे गुदगुदा गए। बाएं कंधे के नीचे बने हुए 2 नील चिन्ह 2 पल के लिए मैं आसक्त हो आँखों देखती रह गई। तभी मैं चौंक कर लगभग चीख पड़ी। साड़ी का वह झीना आवरण कंधे पर से खिंचता हुआ दूर चला गया। 2 बाहों ने मुझे घेर लिया। किसी गौरैया की तरह मैं तड़पी, लेकिन बाहों से छूट नहीं पाई। वे बाहें शोभन की थीं। उन्होंने मुझे खींच कर चूम लिया। मेरा चेहरा आरक्त हो गया। लालच भरी स्निग्ध आँखों से उन्होंने मुझे देखा। मैं संकोच से कांप भर ही सकी थी कि उन्होंने उरोजों की संधि के बीच एक चुंबन अंकित कर दिया। बाएं हाथ से मुझे संभालते हुए उन्होंने दाहिने हाथ की तर्जनी से उन नील चिन्हों को बड़े प्यार से छुआ और होठों ही होठों बोले, विहाय सा हार महार्य निश्चया विलोलयष्टि प्रविलुप्त चंदनम बबंध बालारुण बभ्रुवल्कलम पयोधरोत्सेध विशीर्ण संहति है। कालिदास की पार्वती ने कठोर वल्कल से चिन्ह बना दिया था। तुमने यह चिन्ह कैसे बनाया कुंतल? शोभन ने कहा और मेरी ओर झुकाए। मेरे होठों में कंपन हुआ, लेकिन लज्जा भरे शब्द कंठ से बाहर नहीं आए। शोभन ने मंद स्वर में फिर कहा, ठहरो, नील चिन्ह केवल एक ओर ही अच्छे नहीं लगेंगे, इन्हें दूसरी ओर भी उभर आने दो। उनका चेहरा मेरे कंधे के करीब आया, उनके होठों का स्पर्श हुआ और फिर सहसा एक चीत्कार मेरे होठों से बरबस ही फूट गया। शोभन ने दूसरे कंधे के नीचे भी वैसे ही चिन्ह अंकित कर दिए थे। मैं खड़ी नहीं रह पाई, उनकी बाहों में लता की तरह झूल गई। मुझे लगभग उठाकर उन्होंने सलवट भरे उस पलंग पर डाल दिया। कामनाओं के उस जंगल में पक्षियों का एक जोड़ा भटक गया। निकटता के अतिरिक्त दूसरा विकल्प नहीं था। विवश ही 2 शरीर आवेग के उस सरोवर में डूब डूब गए। हल्की सी हवा का एक झोंका बाहर बालकनी की ओर जैसे एक थपकी दे गया। चौंक कर शोभन अलग हुए। उन्होंने इधर उधर देखा, वहाँ कोई नहीं था। मेरी ओर देखकर वो फिर मुस्कुराए। जब मैं नीचे आई, लाज के वे रक्ताभ बादल चेहरे पर घिरे हुए थे। प्रयत्न के बाद भी मैं सहज नहीं हो पाई। मीनल नीचे फुलबगिया में थी। उसके पास तक जाने के पहले एक बार फिर अपनी लाज को समेटना पड़ा। निकट पहुंची तो पाया कि मीनल बेले और गुलाब की झाड़ियों के बीच उगे उस कांटेदार जंगली पौधे को घूर रही थी। अरे, यह ऐसे ही उगाया मीनल? जाने कितनी बार मैंने इसे उखाड़ कर फेंका, लेकिन ये फिर वहीं उगाता है, मैंने कहा। मीनल हंसने लगी और मुझे ऐसा लगा कि उसे इस बात की तनिक भी परवाह नहीं हुई। शोभन तैयार होकर बाहर आ गए। उन्होंने आवाज़ दी, आओ मीनल, चलें। बहुत देर प्रतीक्षा करनी पड़ी ना? शोभन मेरी ओर हल्के से मुस्कुराकर चले गए। मीनल भी चली गई। मैं बेले और गुलाब के बीच उगे उस जंगली पौधे को घूरती खड़ी रह गई। हवा और धूप से बेखबर उलझी हुई उन झाड़ियों के बीच उगा वह कांटेदार जंगली पौधा मेरे दिमाग से उतरता नहीं। कमरे में बेला, चमेली और जूही के फूलों की गंध भरती, तो साथ ही उंगली में जहाँ उस जंगली पौधे का कांटा चुभा था, वहीं एक टीस पैदा होती। बेला और गुलाब की उलझी हुई शाखाओं के बीच वह पौधा
बार बार उग आता था। कितनी बार मैंने उसे उखाड़ कर फेंका था। मुझे ऐसा लगता जैसे वह पौधा धूर्त और ज़िद्दी हो गया था। शोभन से शिकायत करती तो वह मुस्कुरा उठते और मन में कभी कभी आशंका उठती कि उस पौधे के उगने के जिम्मेदार शोभन हैं। शोभन शाम को बहुत देर से लौटे तो थके हुए भी थे। पता चला कि सारे दिन व्यस्त रहे थे। उनका सिर भी कुछ भारी था। खाना खाने के बाद लेटे तो मैंने देखा कि उनकी मुस्कुराहट में क्लांति है। कितनी मेहनत करते हैं, मैंने मन में सोचा और धीरे धीरे उनका सिर सहलाने लगी। अचानक उन्होंने कहा, मीनल के भाई की शादी है लखनऊ में, उसने निमंत्रण दिया है, दोनों को बुलाया है। मैं सोचता हूँ तुम हो आओ। और तुम? कुंतल, मैं बहुत व्यस्त हूँ। एक पत्रिका का विशेषांक संपादित करना है, उसे छोड़ नहीं सकता। वहाँ जाऊँगा तो कई दिन बर्बाद हो जाएंगे। तुम चली जाओ, ऐसी क्या बात है? नहीं, यह नहीं हो सकता शोभन, मैं अकेले नहीं जा सकती। किंतु दूसरे दिन मीनल स्वयं आधम की। मैंने जब उससे कहा कि शोभन नहीं जाएंगे इसलिए मैं भी नहीं जा सकती, तब वह उदास हो आई। भागती हुई शोभन के पास पहुंची। अंततः शोभन और मीनल दोनों जीते। मीनल के निमंत्रण पर केवल मुझे ही जाना होगा, शोभन ने निर्णय किया। शोभन का निर्णय था, उसे टाला नहीं जा सकता था, या यह कहूँ कि टालने का साहस न बटोर सकी। बेमन 2-4 कपड़े एक छोटी सी अटैची में रखे। तैयारी में मन नहीं लगा। कभी घर और इनको अकेले छोड़ा नहीं था। मन थोड़ा छोटा होने लगा। हार कर दोबारा शोभन के पास गई। मैं तुम्हारे भी कपड़े रख रही हूँ। 1-2 दिन के लिए चलना क्या मुश्किल है? थोड़ा चेंज हो जाएगा, तुम हो आओ, बात मानो, उन्होंने दृढ़ होकर कहा। इस दृढ़ता का अर्थ ठीक ठीक समझ में नहीं आया। मन उदास हो गया। भारी मन से मैंने कहा, फिर रहने दो शोभन, मैं भी नहीं जाती। उनका निर्णय नहीं टला, मेरा टल गया। रात को लखनऊ जाने वाली गाड़ी पर बैठाने के बाद प्लेटफार्म की भीड़ में दूर होते जाते शोभन के हिलते हुए रुमाल को मैंने देखा तो जाने कैसा कैसा लगने लगा उड़कर उस रुमाल को छू लूं, लेकिन ट्रेन हिलते हुए रुमाल वाले उस जाने पहचाने प्लेटफार्म से बाहर लाल पीली हरी बत्तियों से भरे अंधेरे में निकल आई। बहुत देर तक शहर की दूर होती जाती बत्तियां और वे लाल पीली हरी रोशनी के धब्बे धूमिल पड़ते देखती रही। एक बार ऐसा भी लगा जैसे अंधेरे के दूर होते हुए ज्योति बिंदुओं में कोई अर्थ, कोई संकेत भी है, लेकिन वह संकेत पढ़ा नहीं जा सका। शहर के बाहर अनजाने अंधेरे में भागती हुई ट्रेन की एक रस गति में जाने कैसा उदास संगीत था। खिड़की से हटकर मैं फिर डिब्बे के अंदर सीमित जीवन में डूब गई। मीनल ने मुझे देखा तो भावावेश में लिपट गई। फिर उसने पूछा, शोभनदा नहीं आए? मैंने जो उत्तर दिया वह संभवतः उसने सुना नहीं। शादी से भरे पूरे परिवार की भीड़ में उस समय मैंने उतने ध्यान से मीनल का चेहरा नहीं देखा था, किंतु अब सोच सकती हूँ कि औपचारिकता की उस परत के नीचे मीनल के चेहरे पर अवश्य ही कुछ विशेष रेखाएं उभरी होंगी। एक नौकर को सामान उठा लेने का आदेश देते हुए मीनल बोली, मैं तो कल से इंतज़ार कर रही थी तुम्हारा। चलो देर से ही सही, आ तो गई, शोभनदा भी आ जाते। वह सारा दिन व्यस्तता में बीता। विवाह की रस्में निभाई जाती रहीं और गाने बजाने से लेकर हंसने खाने तक सारा दिन कैसे बीत गया पता ही न चला। मीनल ने बिल्कुल एकांत कमरे में मेरे सोने का प्रबंध किया था। एकांत में आते ही बीतने वाले क्षणों की अवधि लंबी हो गई। बार बार उनकी बाहों का कसाव याद आ जाता। नीले कमरे में झांकती हुई रात रानी की टहनी आँखों के सामने तैर जाती। कब सोई यह पता नहीं। दूसरे दिन अभी नहाकर मैंने कपड़े बदले ही थे कि मीनल पुलक से भरी हुई अंदर आई। कुंतल,
बोलो मेरे हाथ में क्या है? जाने कितने अनुमान लगाए, लेकिन सब गलत। सच तो यह है कि यदि एक भी अनुमान मैं ठीक लगा सकी होती तो यह कथा किसी और ही रूप में लिखी गई होती। बहुत खिजाने के बाद मीनल ने मुझे जो दिया उसका अनुमान सचमुच में नहीं लगा सकती थी, और यही कारण है कि उसे पाकर मुझे गहरा सुखद आश्चर्य हुआ था। वह शोभन का पत्र था। संभवतः उसी रात लिखा गया था जिस रात मैंने प्लेटफार्म पर लगातार दूर होता हुआ उनका रुमाल देखा था। मुझे लगा जैसे वह रुमाल ही उड़ता हुआ हाथों में आ गिरा हो। मीनल को उसी क्षण किसी ने नीचे बुलाया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक सहज एकांत अनायास मिल गया। वह पत्र अभी ठीक उन्हीं तहों में कागज़ के बीच मिला था। ऊपर की परतों का रंग हल्का हल्का सा उतर चुका था, कोने थोड़े से घिस गए थे, लेकिन पत्र के अक्षर ज्यों के त्यों ठीक वैसे ही जैसे उस क्षण दिखे थे बने रहे। कुंतो, ट्रेन जब चली और खिड़की से बाहर नीचे लटका हुआ तुम्हारा हाथ विदा की मुद्रा में किसी बिंधे हुए पक्षी के पंख की तरह फड़फड़ाने लगा तो अकस्मात मेरा मन बिलखने सा लगा। मैं जानता हूँ कि इस बार मैं ज़रा सा तुम्हें मना करता तो तुम लखनऊ जाना रोक सकती थी, लेकिन मैं जानता था कि इधर मैं जिस मनस्थिति में था उसमें मैं तुम्हें बार बार दुखी करता, और केवल मीनल इस समय तुम्हें संभालने में समर्थ है। मेरा सारा मोह बार बार कहता था कि मैं तुम्हें रोक लूं, पर पिछले 1 महीने मीनल के जो पत्र कलकत्ते से आए उनके कारण तुम बेहद थककर चूर हो चुकी थी, और मेरा अंतर्मथन भी तुम्हें झेलना पड़ता तो तुम निश्चित ही बीमार पड़ जाती। लेकिन तुम सामने थी ना, तो मेरी विवलता भी मानो मचली हुई थी। ज्यों ही ट्रेन चली और मैं अकेला रह गया कि मुझे लगा कि जैसे कुछ भी तो नहीं हुआ मुझे। ट्रेन चली गई, प्लेटफार्म खाली रह गया और मैं डाल से डाल में अटक कर गिरते हुए पीले पत्ते की तरह ठहर ठहर कर गेट की ओर बढ़ने लगा। गाड़ी निकाली, कॉफ़ी हाउस गया, 1 प्याला कॉफ़ी पी। इतने में मानिक मिले। मानिक ने कहा कि जबलपुर से चंदन बिबिया के पति आए हैं। बिबिया को कुछ ऑपरेशन होने वाला है, खतरनाक सा। मैं बहुत चिंतित हुआ। तुरंत गाड़ी भगाता हुआ अस्पताल पहुंचा। कहीं कुछ न था। बिबिया प्रसन्न थी और मुझे देखकर खिल उठी थी। चुपचाप अकेली पड़ी थी। बड़ी भाभी उनका सिर दाब रही थी। बगल में पालने में बच्चा पड़ा था। बच्चे की कलाई में एक चूड़ी पड़ी थी जिस पर उसके पिता का नाम लिखा था। बिबिया मुझे देखते ही बोली, कहो कुंतल के गुलाब, कहाँ पटरानी है तुम्हारी? हमने जब बताया कि महाराज हर्षवर्धन की महारानी को महाराज हर्षवर्धन की प्यारी बहन राजश्री भगा ले गई तो बिबिया और भी प्रसन्न हुई। जब मैंने बताया कि उनकी मीनल के लिए एक लड़का जबलपुर में देखा गया है और वो सबको पसंद आया है, तब बिबिया और भी पुलकित हो गई। बोली, हमसे मिलने कुंतल कभी जबलपुर नहीं आई, पर अब अपनी प्राण प्रिया सखी से मिलने जबलपुर आएगी। कुंतल पर तो उसकी प्राण प्रिया सखी का अधिकार है, वह उसके पास ठहरेगी, पर मेरा अत्यंत लोभी और झूठा भाई मुझे छोड़कर कहाँ ठहरेगा। अस्पताल में शाम हो गई थी। मैं लौटा तो सिविल लाइंस में परेश भैया, उनकी पत्नी और चुन्नी बीबी मिल गए। सभी बहुत जिद करते रहे साथ चलने को, पर मैं नहीं आया। बहुत इच्छा थी अस्पताल से सीधा घर जाऊं और संतोला से मिलूं, पर नहीं गया। और बस ख्याल आया। आते ही पता नहीं क्यों मनस्थिति जो हल्की हुई थी फिर बेहद भारी हो गई। उस स्थिति में देव बाबू से भेंट हुई। चांद निकल आया था और मैं अजब से मूड में था। बेहद अकेलापन मुझे लग रहा था और मुझे बेहद याद आ रही थी मीनल और बेहद याद आ रही थी कुंतल। तमाम इधर उधर की बातें करने के बाद देव बाबू को इस बात का पता नहीं कैसे आभास लग गया कि मैं अंदर से बहुत सुस्त हूँ। उसने तुरंत पूछा,
कुंतल अपनी सखी के साथ चली गई है क्या? मैंने बताया हाँ। तो देव बाबू रात 11:30 बजे तक मेरे साथ टहलता रहा और बहुत सी बातें होती रहीं। अपने सुस्त और उदास होने के कितने झूठ मूठ के कारण मैंने उसे बताए होंगे। लौट कर आया तो इतना थक चुका था कि कह नहीं सकता। अन्ना केरेनिना के 25-30 पृष्ठ पढ़े और सो गया। रात को बेहद ठंड थी पर गहरी नींद आई। सुबह 5 बजे ही नींद खुल गई। उठा, मुंह हाथ धोया, सोचा डायरी लिखूं पर नहीं लिखी। 7 बजते बजते मोटर स्टार्ट की और चल दिया। कहाँ मुझे नहीं मालूम था। बस गाड़ी चलती जा रही थी और मैं दरवाजे से टिका शिथिल बैठा था। गाड़ी कानपुर रोड पर चली, खुसरो बाग रोड पर चली, चौक की ओर मुड़ी, खुलदाबाद के दोनों फाटक पार किए और डफरिन अस्पताल के गेट में मुड़ गई। पर इस समय मरीजों से मिलने का समय तो है नहीं, मैं करूँगा क्या? और बिबिया के पास सुशीला इधर क्यों आई? अभी तो कल शाम को मिलकर गया हूँ, इस समय मिल ही नहीं सकता। मिलूँगा भी तो बात क्या करूँगा? पर अस्पताल के अंदर बेवक्त गाड़ी लाकर लौटा ले जाने से भी तो कोई लाभ नहीं। मैं बिबिया के बेड की ओर बढ़ा तो देखा बिबिया चादर ओढ़े पड़ी थी। देखते ही मधुर मुस्काई, बोली पास आओ। पास जाने पर बहुत धीमी आवाज़ में बोली, कहो शोभन, कुंतल चली गई तो अब सुबह उठकर चाय पीने चले आए हो? तुमने संतोला समझ रखा है, मुझसे चवन्नी वसूल कर लोगे चाय के लिए। मैंने तुम्हारे लिए 1 पैसा खर्च नहीं करूँगी, समझे लालची और झूठे भाईजान। मैं चुपचाप हंसता रहा। फिर बिबिया बोली, सुबह 5 बजे से तुम्हारी बातें हो रही हैं। किससे? हमने पूछा। संतोला से। वह रात को बिबिया के पास रही थी और सवेरे से उठकर दोनों बतिया रही थी। मैं कुछ कहूँ कि पीछे के दालान से मुंह हाथ धोकर आंखें पोंछते हुए संतोला कमरे में मुझे देखकर हंसी। सिर्फ इतना कहा, उस दिन शाम को तुम्हें आना नहीं था तो कह क्यों गए थे? सारी शाम सब लोग तुम्हारा इंतज़ार करते रहे। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। 10 मिनट हो गए थे। मैं कमरे के बाहर चला आया। संतोला से कहा, चलो बाहर चलकर बातें करेंगे। बाहर आए। अब इसके बाद की बातें तुम्हें लिख रहा हूँ। ये वे बातें हैं जो एक पात्र के मन में नहीं पर दूसरे के मन ने अच्छी तरह सुन ली। दालान की सीढ़ियों से उतरते हुए शोभन और संतोला। संतोला ने कहा, कहो शोभन, कुंतल गई तो अब फुर्सत मिलने लगी। जानती हूँ कि उसमें डूब गए हो। शोभन, नहीं संतोला, मैं बहुत अभिशप्त हूँ। डूब पाता किसी चीज़ में पूरी तरह तो चैन मिलता। बहुत कुछ उसमें डूब चुका है पर कुछ नहीं डूबा तो नहीं डूबा। नहीं संतो, इस बार जानबूझकर मैं कम आया। संतोला, अच्छा किया। ज़्यादा आकर भी क्या होता, फुर्सत भी तो नहीं मिलती बात करने की। और अब बात भी क्या करनी है कुछ? शोभन, हाँ, एक और बात करनी है, सुनो संतोला। बहुत कुछ जो मुझ में मर चुका था उसे लगता है फिर से जिलाने के लिए यम के सामने एक यमी आ खड़ी हुई है। मैं मरना नहीं चाहता संतोला, फिर से जीना चाहता हूँ, लेकिन फिर से जिलाकर कोई मरने को छोड़ दे यह भी मैं नहीं चाहता। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, नहीं चाहता। पर क्या इस बार सचमुच अमृत मिल सकेगा? क्या जो होठों से लगा वह अमृत है? संतोला मेरे मन का भाव समझ जाती है। बहुत ममता से डूबी हुई आवाज़ में पूछती है, संतोला, क्या बात करनी है शोभन? बोलो। अच्छा, आज बातें करेंगे। मैं भी तो चाहती हूँ तुम जियो। मैं तो अब कुछ नहीं कर सकती पर चाहती हूँ कोई संपूर्णतः जिला दे। कुंतल ने जितना किया, क्या उसके लिए मैं उसकी आभारी नहीं हूँ? पर जो दूसरा अंश अब भी धीरे धीरे मर रहा है उसे कोई जिला दे तो मेरी अंतरात्मा पर थोड़ा और बोझ है, उससे भी मुझे मुक्ति मिलेगी क्या? सुनो,
अगर कहीं भी अमृत है तो उसे पीने में क्यों हिचकते हो? पर सुनो भी तो, यह अमृत देने वाला कौन है? इस एक यमी का असली नाम बताओ। शोभन, अरे तुम नहीं जानती? उसका नाम है बेनो, बेनो जी। वही जो सोन मछली रेड फाइटर मेरे मन से तुम्हें धीरे धीरे पी गई थी। तुम दुग्ध धवल हो ना, उजले दूध की तरह। पगली ऊपर से नाना कहती थी। मैंने दूध का कटोरा सामने रख दिया, कहा पीना होगा तुम्हें। मैं कुंतल नहीं हूँ कि तुम्हारी जिद मान लूँ। शोभन, मगर संतोला, फिर इतना कष्ट क्यों हुआ मुझे? बेहद बेहद। और सबसे अजीब यह कि एक बार भी तुम्हारा सहारा मैंने नहीं चाहा, न कुंतल का न बेनों का। संतोला, तुम थोड़े ज़िद्दी हो, थोड़े घमंडी। सो अपनी संपूर्ण अहम को जब किसी को भी अर्पित करते हो तब पहले यह याद आता है कि एक पागल, मजबूर और कमज़ोर संतोला को अर्पित किया था। कोई फल नहीं निकला। नहीं, अब मन चाहे जितना कहे, किसी को अपना व्यक्तित्व अर्पित होने को आकुल आतुर। फिर तुम्हें याद आता है मेरा पराजित व्यक्तित्व, जिसे तुमने पूजा था, और तुम खीज, कटुता, विषाद, खिन्नता और अंत में आंसुओं में फूट पड़ते हो। पर अब बस करो, एक बार और विश्वास करो, दे डालो ना अपने को। मैं कह रही हूँ, जानती हूँ इसके बाद भी तुम्हारे जीवन से नहीं मिट सकती। कुंतल अपने को देना जानती है, मैं नहीं जानती थी। पर बहुत कुछ जो मुझे आता था वह बेनों को आता है। धीरे धीरे उसे सपनों की उन गलियों को मोड़ देना भी आ जाएगा जहाँ पहुंचकर तुम सचमुच कला सृजन के स्तर पर पहुंच तुरंत जाते हो। एक बात और है, सुनो। बेनों में मुझसे ज़्यादा साहस है, ठहराव है और बहुत कुछ है जो मुझ में नहीं था। यह सब न किसी ने होठों से कहा, न किसी ने कानों से सुना। छोटे छोटे वाक्य प्रकट में बोलकर बाकी ये सारी बातें मन में होती रहीं। इतने में शन्नो आई और उसने बताया कि जबलपुर से जीजा आए हैं। मैं तुरंत गाड़ी लेकर घर गया। संतोला गाड़ी पर जाने को राज़ी नहीं होती थी। तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं, किस मोड़ पर किधर घूम जाओ और भटकते रहो। तुम रद्दी किस्म के ड्राइवर हो। खैर, मैंने उन्हें गाड़ी में ठूंसा और बीच चौक में से होकर मैंने उन्हें घर पहुंचाया और रास्ते में कोई बात नहीं की। वे पीछे की सीट पर बैठी थीं और मुझे बार बार यह लगता था कि आगे की सीट पर मेरे बार बार संकेत करने पर भी कि पीछे संतों के पास बैठो, बेनो जी गोल्ड फिश रेड फाइटर आराम से सामने की सीट पर बैठ गई हैं और अपने रूखे रूखे केश झुला रही है और बड़े गुमान से कह रही है, मैं तो सबकी दुलारी हूँ, तुमसे डरती थोड़ी ही हूँ शोभन। ज़्यादा मुझे डांटोगे, फटकारोगे तो कर दूंगी तुम्हारी शिकायत कुंतल जी से। मैं चुपचाप बेनो जी के इस व्यवहार से कुछ हार कर, कुछ खींच कर, कुछ मन ही मन प्रसन्न होता हुआ चुपचाप गाड़ी चला रहा हूँ। अतर सुइया पार कर ली, अब चौड़ी सड़क आ गई। मैंने गाड़ी रोकी कि भैया मिले। भैया से बातें होती रहीं। घर पहुँचा तो जीजा मिले, बेहद प्रसन्न। भाभी ने कॉफ़ी बनाई थी। कॉफ़ी और जलेबी का नाश्ता हुआ। मैं लौटा तो मन शांत था। कॉफ़ी हाउस गया, घर आया, तुम्हें ख़त लिखने बैठा। 2:30 बजे हैं। कुंतो, मेरी अभिन्न मित्र, मेरी साथिन, मैं चाहता था कि कुछ दिन अकेले रहकर अपने सारे जीवन का पुनर्मूल्यांकन करूँगा, अपने में बिल्कुल डूब कर। लेकिन लगता है अब मैं अपने से भी बातें करूँगा तो वह बिना तुम्हारे माध्यम के नहीं कर पाऊँगा। तुमसे बातें करता हूँ तभी अपने को समझ पाता हूँ। अच्छा, एक काम करो जिसके लिए मैं बेहद उत्सुक हूँ। कामकाज, उत्सव, समारोह से ज़रा सा अवकाश मिलने पर थोड़ी देर के लिए बेनो से मिलने की कोशिश करो और उससे ये संदेश कह दो। सुनो बेनो, मेरे मन की द्विविधा अब समाप्त है।
अब मैं फिर पहले जैसा हूँ, गंभीर अथाह समुद्र की भांति, और उस अथाह समुद्र में एक गोल्ड फिश रेड फाइटर कल्लोल कर रही है और समुद्र अपनी विशाल लहरों जैसी बाहों में समेटे हुए सारी विपत्तियों से उसे अभय दान दे रहा है। एक अजीब तूफान ने जो समुद्र को झकझोरने की कोशिश की, उससे समुद्र हारा नहीं, अंत में विजयी साबित हुआ। हाँ, तूफान के कारण समुद्र में जो विक्षोभ हुआ, उससे समुद्र के अंतराल में कब से डोलती हुई कई चीज़ें सतह पर आ गईं। उनमें से कुछ काई और सिवार हैं, कुछ रत्न, मुक्ता और अमृत। काई और सिवार अपने आप गल जाएंगे, बहुत कुछ गल गए। मुक्ता, रत्न और अमृत सभी को अर्पित हैं तुम्हारे माध्यम से। अच्छा सुनो, वहाँ खूब प्रसन्न रहना, सबको खूब प्रसन्न रखना। मीनल को मेरा आशीर्वाद कहना। तुम्हारे साथ पिताजी क्या मीनल को भेज रहे हैं? कब? मेरा ख्याल है तुमने शायद खत लिखकर छोड़ दिया हो। सदा सदा के लिए आबद्ध, शोभन। कैसी तन्मयता थी इन शब्दों में, सदा सदा के लिए आबद्ध। बहुत कम ऐसे क्षण आते हैं जब इस बात का अनुभव हो कि शब्दों में भी प्राणों का स्पंदन होता है। पत्र पढ़ते पढ़ते ऐसा अनुभव हुआ जैसे शब्द नन्हे नन्हे पक्षी हों जो कलरव करते हुए मेरे आसपास सिमट आए हों। कितनी ही देर तक मैंने शब्दों की उस एकांत निकटता का आस्वादन किया। तभी आहट हुई और लगा कोई आ रहा है। कल्पनाओं का वह परिवेश अनायास टूटा और मैं यथार्थ के धरातल पर आ गई। मुझे खीज हुई कि एकांत भंग करने वाला वह कौन है। वह मीनल थी। मीनल को देखकर मैं फिर सहज हो गई। मीनल ने सहज कौतूहलवश आते ही पूछा, शोभन दा का खत था ना? बहुत कॉन्फिडेंशियल ना हो तो एक आध पंक्ति मुझे भी पढ़ा दो। उस समय तूने मुझे छेड़ा था, अब मैं तुझे छेड़ूंगी। तेरे बारे में तो विशेष रूप से कुछ लिखा गया है, लेकिन देखने नहीं दूंगी। मीनल आरक्त होकर उदास हो गई। निश्चय ही मैं उसकी संवेदना को छेड़ना नहीं चाहती थी। तुरंत ही मैंने उसे बाहों में खींच लिया और आग्रह से पत्र उसके हाथों में दे दिया। मैंने ध्यान से देखा कि पत्र पढ़ने के बाद वह उदासी की दुनिया से लौटी नहीं, बल्कि जाने किन गहराइयों में डूब गई थी। उदासी की गहराइयों में डूब जाने वाली मीनल के वे क्षण उस समय मैं पहचान नहीं पाई थी। आज वह सब समझ में आता है। आज यह भी समझ में आता है कि शब्दों में झलकने वाला प्राण स्पंदन भी चाबी भरे खिलौने की उस गति की तरह होता है जिसके समाप्त हो जाने पर वही खिलौना क्षण भर में निष्प्राण हो रहता है। 2 दिन शब्दों में बसी उस पुलक से एकांत आलाप करते बीत गए। एकांत का हर क्षण साक्षी था कि मैं अपने अंतर मन में वहाँ अकेली नहीं थी, शोभन वहाँ थे। लेकिन अगला दिन वैसा ही नहीं रहा। हंसी खुशी भरे घर का वातावरण अनायास ही कड़वा हो उठा। मैंने सुना नीचे से तीखी आवाज़ आ रही थी मीनल के भाई साहब की। सदा सहज और सागर की तरह शांत रहने वाले मीनल के भाई जैसे बरसों से ठंडे पड़े किसी ज्वालामुखी की तरह आग बरसा रहे थे। मैं चौंक गई। क्षण भर को विश्वास न हुआ कि जो सुन रही हूँ वह सच है, लेकिन वह सच था। क्षोभ के कारण शायद वे परिस्थिति तक भूल गए थे। उनके चीखने के साथ साथ मीनल के रोने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। मैं उठकर जीने तक आई, पर नीचे उतरने की हिम्मत नहीं हुई। उनके शब्द बरछों से भी अधिक तीखे थे। क्रोध के कारण वे संयम भूल गए थे। वे कह रहे थे, अपनी ही बहन का सुहाग लूट रही थी उसी के घर में रहकर। कलकत्ता गई थी नौकरी और रिसर्च करने या जीजा जी के बिस्तर पर सोने। तेरा गला घोंटकर ज़मीन में गाड़ देना चाहिए। उसी तरह बकते हुए वे शायद दूसरे कमरे में चले गए थे। मीनल के रोने की आवाज़ थोड़ी देर तक आती रही थी और फिर बंद हो गई थी। नीचे उतरने की इच्छा फिर भी नहीं हुई। थोड़ी देर वहीं ठहर कर मैं वापस लौटने को हुई कि नीचे शोर मच गया। वहाँ खड़ी नहीं रह पाई।
आशंकित मन लिए नीचे जल्दी जल्दी उतरी। मीनल रोते रोते बेहोश हो गई थी। उसकी बेहोशी के कारण अचानक भाग दौड़ मच गई। फर्श से उठाकर उसे पलंग पर लिटाया गया और ठंडे पानी के छींटे दिए जाने लगे। मुझे जैसे काठ मार गया। मीनल होश में आकर भी सहज नहीं हो सकी। पागलों की तरह इधर उधर अजनबी दृष्टि से देखा और अस्फुट स्वर में बोली, मैं तो जीजा जी के घर से आत्महत्या ही करने निकली थी, पर कुंतल की बड़ी बड़ी आंखों के ममता भरे आंसुओं ने मुझे रोक लिया। शोभनदा की बाहों ने मुझे मरने नहीं दिया। मैं तो उनकी ही धरोहर हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मीनल स्वस्थ न हो पाई। चीख कर फिर बेहोश हो गई थी। उसके बाद उसे बीच बीच में होश आया भी, तो केवल इतना कि वह फटी फटी आंखों से आसपास देखकर फिर शांत हो गई। खुशी, उल्लास और बच्चों की किलकारियों से भरा घर एकदम मनहूस हो गया था। अब और रुकने की इच्छा नहीं थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि किससे क्या कहूँ। सुबह बहुत जल्दी नींद खुल गई। न चाहते हुए भी नहाई धोई और अपना सामान समेटकर सूटकेस में डाल लिया। भारी मन लिए हुए नीचे मीनल के कमरे में आई। मीनल होश में थी, लेकिन उसकी आंखों को देखकर लगा कि वह अर्ध विक्षिप्त है। डॉक्टर ने बिल्कुल सुबह ही आकर कुछ दवाइयाँ दे दी थीं। मीनल की हालत देखकर मन और भी खिन्न हो गया। सोचा था कि रात भर में वह सहज हो जाएगी, लेकिन हुआ उसका ठीक उल्टा ही। मैंने सोचा कि शोभन को शायद इस बात का अनुमान भी ना होगा कि मीनल के कारण वातावरण कैसा भारी हो गया है। संभवतः इस समय भी वे यही समझ रहे होंगे कि उनकी कुंतल और मीनल गीत भरे माहौल में डूबी होंगी। काश उन्हें पता होता कि यहाँ के दिन सहसा काले हो गए हैं। अभी कल ही तो पत्र मिला था, उनका पत्र। मैंने कल रात एक पत्र स्टेशन पर जाकर डाला था और एक सुबह। उम्मीद है उनमें से एक पत्र मिल चुका होगा और एक शायद इस खत के साथ मिले। वह पत्र जिसमें मेरा एक गोपन संदेश है और मीनल के नाम एक पत्र। मीनल के नाम एक पत्र। काश मीनल पत्र पढ़ने लायक मनस्थिति में होती। हल्के से कराहती है और फिर अचेत हो जाती है। इससे अधिक उसे होश ही कहाँ। शोभन ने लिखा है, मन बेहद उदास होने लगा ज्यों ही उस कमरे में उसी प्रकार लेटा जैसे सोमवार की रात बिल्कुल जागते हुए काटी थी। शोभन के शब्दों का संसार, काश मीनल भी उस संसार की एक झलक ले सकती। घने अंधेरे में जाती हुई मशाल और रक्त कमल। कौन जाने केवल रेत का घर हो और लाल कमल, जाने दो उसकी बात। फूल को मुरझाने से बचाने के लिए जो कुछ मुझ में बच गया है, वह सब बाजी पर लगा दूंगा। बल्कि वह खिला रहे, झोंकों में झूमता रहे। इसमें भी असफल हुआ तो शायद बाजी बिल्कुल हार जाऊंगा, हमेशा के लिए पराजित, अपमानित, खोया हुआ, चुप और लिखना छोड़ दूंगा। क्या लिखना छोड़ा जा सकेगा? तुम तो कुंतल तब भी मुझे प्यार करोगी ना, जब मैं बड़ा लेखक नहीं रहूँगा, अत्यंत सशक्त व्यक्तित्व, वैभव, समृद्धि, तेज वाला व्यक्ति नहीं रहूँगा। रक्त कमल को खोकर मैं किस बुरी तरह टूट जाऊँगा यह मैं कल्पना नहीं कर पाता। और अक्सर ऐसा होता है कुंतल, जिसके लिए टूटो वह कभी तुम्हें संभालने नहीं आता। रक्त कमल यानी मीनल। क्या शोभन को यह पता होगा कि वह यहाँ अचेत है, टूटी और हारी हुई? अगर मालूम हो तो क्या उनके अंतर का भी सब कुछ टूट जाएगा और पराजित हो जाएगा? लेकिन इस टूटन से ही क्या केवल रक्त कमल जुड़ सकती है? सहसा अपनी फुलवगिया से लौट जाने की एक तीखी अनिवार्यता मुझे महसूस होने लगा जैसे वहाँ कुछ है जिसे चलकर तुरंत अपनी अंजुरियों में समेट लेना होगा, और इसमें थोड़ी सी भी देर असह्य ही नहीं बल्कि किसी सीमा तक घातक भी होगी। लेकिन यहाँ परिवेश एक ऐसी उलझन की तरह था जिसमें सहज होना कठिन था।
किससे और किन शब्दों में कहा जाए कि मेरा मन अपने संसार में लौटकर उस आंचल में भरने को हो गया है। रक्त कमल के फूल को मुरझाने से बचाने के लिए जो कुछ मुझ में बच गया है वह सब एक बार बाजी पर लगा दूंगा ताकि वह खिला रहे, झोंकों में झूमता रहे। इसमें भी असफल हुआ तब शायद बाजी बिल्कुल हार जाऊंगा, हमेशा के लिए पराजित, अपमानित, खोया हुआ, चुप और लिखना छोड़ दूंगा। कहाँ तक लड़ूंगा, कहाँ तक अपने को टूटने से बचाऊंगा। यहाँ रक्त कमल के टूटने के साथ साथ जिसके टूटने का डर था वही तो है मेरा संसार। उसको इस तरह टूटते हुए छोड़कर जाने पर वहाँ मेरे अपने संसार में कब तक जुड़ा रह सकेगा। अब अचानक मुझे यह भी लगा कि मीनल की यह यातना मुझ पर किसी अनहोनी के बादल की तरह घिरती आ रही है। घुटन और बेचैनी धीरे धीरे इतनी अधिक बढ़ गई कि मुझे लगा कि जैसे मेरा दम घुट जाएगा। शाम तक सारा दिन किसी बियाबान रेगिस्तान की तरह थक थक कर पार किया। शाम को नौकर ने आकर एक और खत दिया। कमरे में उदास धुंधलका घिर आया था। चाह कर भी रोशनी जलाने की इच्छा नहीं थी। पत्र हाथ में लिए देर तक नन्हे अक्षरों में लिखा पता देखती रही। बार बार ऐसा लगा जैसे इसमें कोई भूल हो, या जैसे एक नाम काटकर दूसरा नाम लिखा गया हो, या जैसे वह संबोधित किसी और को था लेकिन भटक कर कहीं और आ गया। उसे मैं आशंका नहीं कह सकती, लेकिन वहाँ द्वंद्व था। उस द्वंद्व की परिभाषा देना कठिन है। हाँ, एक निराकार मन अवश्य था। अपने आप को समेट कर उठी और बत्ती जलाई। नितांत असंपृक्त होकर पत्र खोल डाला। मुझे इतना नहीं बांध लेना चाहिए था अपने आप को कुंतल से कि आज मेरा मन कर रहा है कि एकदम होल डाल बांधूं और टिकट लेकर चल दूं। कल शाम कटरे का रामदल निकला था और सारे क्षेत्र में सैकड़ों लाउड स्पीकरों पर चारों ओर से गीत बज रहे थे। बेहद सन्नाटा और ठंड थी। मैं रात को स्टेशन जाकर तुम्हें खत छोड़कर लौटा था। कल दिन को मैंने 2 गैलन पेट्रोल भराया और दिन भर गाड़ी चलाई। कम से कम 50 मील तो दौड़ाई होगी, मनौरी से थरवई तक। बेकार, बेतहाशा। उसकी बेहद थकन थी और नौकर भी मेला देखने गया था। जितना खाली घर था उससे भी ज़्यादा अथाह खालीपन और उदासी अंदर थी। मैं ऐसा पराधीन निर्भर क्यों होता जा रहा हूँ? ऐसा तो कभी नहीं था, अब और नहीं, और ज़्यादा कुछ बिल्कुल ही सहन नहीं होगा। पत्र के पीछे एक दूसरा पत्र भी था, लेकिन उसे देखा नहीं। अपने को संबोधित पत्र में जो मुट्ठी भर आश्वासन मिल पाया था उसे मैं यत्न से सहेज लेना चाहती थी। पराधीन और निर्भर तो शोभन से अधिक मैं थी। मीनल को होश आ गया था, लेकिन मन से वह बिल्कुल ही स्वस्थ नहीं थी। ऐसा लगा जैसे उससे मुझे पहचानने में भी कठिनाई हो रही है। साहस करके मैंने उसके माथे पर हाथ रख दिया। मेरी हथेली थोड़ी देर वहाँ रही, फिर उसके चेहरे पर एक खिंचाव उभरा और आंखों की कोर से कनपट्टी तक आंसुओं की एक रेखा खिंच गई। अपना कांपता हुआ हाथ बढ़ाकर उसने मेरी हथेली थाम ली। बोली कुछ नहीं, और फिर अचानक मैंने देखा मेरी अंगुलियों में वह कुछ टटोल रही है। मेरी अंगुली में पड़ी हुई वही मीने वाली अंगूठी उसने उतारी और खींचकर अपनी हथेली में दबा ली। एक क्षण के लिए मैं अवसन्न हो गई। मुझे लगा जैसे नील कमरे के छज्जे से मुझे किसी ने अपनी फूलबगिया में धकेल दिया है और फूलबगिया में मेरे चारों ओर फूलों की बजाय जंगली कांटेदार झाड़ियां हैं, और उन झाड़ियों से न जाने कितने अमानवीय चेहरे लगातार मुझ पर हंस रहे हैं। मैं सिहर उठी।